युद्ध, रक्षा, शेयर्स, निवेश, आइए इनकी गहराइयों में जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, राम राम, गुड इवनिंग। 2025 शुरू हो चुका है और हमारी ये प्रथा रही है संदीप जी और हमारी कि पिछले कुछ सालों से हर साल के अंत पर और हर साल की शुरुआत पर हम नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन की एक डीप एनालिसिस करते हैं। देखिए, जान है तो जहान है। किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी गृहस्थ का नंबर वन प्रायोरिटी होती है कि वो अपने आप को और उससे ज्यादा अपनी फैमिली को सेफ रख पाए। पुराने जमाने में जब हमारे राजा होते थे तो उनका सबसे बड़ा दायित्व था कि वो अपने प्रजा को सुरक्षित रखें। इसीलिए प्रजा उनको कर देती थी, इसीलिए प्रजा उनको सब कुछ देती थी, उनको पावर देती थी कि वो उस पावर का यूज करके बाहरी राजाओं से देश को सुरक्षित रखें, प्रजा को सुरक्षित रखें और अंदरूनी चोरों से, डकैतों से प्रजा को सुरक्षित रखें और लीगल सिस्टम ठीक से चले कि भाई एक प्रजा के आदमी से दूसरे प्रजा के आदमी से कोई प्रॉब्लम होगी हो या कोई डिस्प्यूट हो गया हो तो उसको न्याय से रिजॉल्व कर सके। तो न्याय और सुरक्षा ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एक राजा के लिए। और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में भी, मॉडर्न स्टेट्स का भी ये कहा जाता है कि नंबर वन प्रायोरिटी होती है, एक ही कारण है एक स्टेट के एग्जिस्ट करने का, कि वो आपको सुरक्षा दे पाए। नहीं तो एक नेशन स्टेट का एग्जिस्ट करने की कोई कारण नहीं है। एक ही कारण है कि वो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल सुरक्षा दे पाए। एक्सटर्नल सुरक्षा दूसरे देशों से और इंटरनल सुरक्षा देश के अंदर सिचुएशन ठीक रहे और आप अपने जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको फॉलो कर सके। तो संदीप जी, क्या आपको लगता है, आप इससे सहमत हैं कि यही सुरक्षा और न्याय ही एक राजा का और एक मॉडर्न नेशन स्टेट का सबसे बड़ा दायित्व है? बिल्कुल। सुरक्षा, न्याय, अपने नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता, उसके आर्थिक नागरिक जो है आर्थिक रूप से सबल हों, उसके नागरिकों को स्वास्थ्य का बड़ा राम राज्य में होता था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, स्वास्थ्य की सुविधा बहुत अच्छी दे रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, बोलने की पूरी स्वतंत्रता हो उनको। जब ये सब कुछ होता है तब जाकर एक नेशन स्टेट सफल माना जाता है कि वो एक अच्छा देश है, अच्छा राष्ट्र है, जहाँ के हर नागरिक खुशहाल है। यानी खुशहाली का इंडेक्स जो है, आदमी को भय से मुक्त वातावरण और जीवन जीने की आर्थिक और वैचारिक स्वतंत्रता, ये बड़ा महत्वपूर्ण है किसी भी नेशन स्टेट के लिए। अगर ये नहीं है तो राह तो कहीं भी आप लेते हैं, किसी भी तरह से लेते हैं, लेकिन अगर ये नहीं है तो कोई भी देश, राष्ट्र फेल है। और अब इसी का ही अवलोकन करना है कि 2024 में इन सारे पैरामीटर्स पर ये सरकार कितनी खड़ी उतरी है। अगर मैं बात करूं, अभिव्यक्ति की बात करूं, पहले मैं आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता हूं, एक एक पॉइंट लेता हूं। आर्थिक रूप से भारत परतंत्र हो रहा है धीरे धीरे बनिस्पत स्वतंत्र होने के। जब 2014 में मोदी सरकार आई थी तो देश की जनता पर 34-35 हजार रुपए का कर्ज था, 55-57 लाख करोड़ का कर्ज था। लेकिन आज पूरी दुनिया से, वर्ल्ड बैंक से इतना कर्जा उठा रखा है, करीब 2-2.5 लाख करोड़ का कर्ज देश पर लाद दिया है कि अब जो बच्चा जन्म ले रहा है वो भी 1.5-2 लाख का कर्जदार होकर जन्म ले रहा है। इतनी बड़ी, यानी आर्थिक रूप से भारत एक तरह से गुलामी की ओर ढकेला जा रहा है। विश्व बैंक, एक समय आपने देखा है कि जब चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे तो सोना गिरवी रखना पड़ा था, और उसके बाद नरसिम्हा राव आए और अभी अभी मनमोहन सिंह गुजरे हैं। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने इकोनॉमी को खोला, भारत को आगे वहां से बढ़ाया। तो इस समय अगर हम देखें तो आर्थिक रूप से भारत का प्रत्येक नागरिक दुनिया का, वर्ल्ड बैंक का कर्जदार है, वो आर्थिक रूप से जकड़ा हुआ है। आर्थिक रूप से दूसरे मोर्चे पर यदि आए हम तो मुद्रास्फीति एक बड़ा माना जाता था, और मुद्रा का अवमूल्यन किसी भी राष्ट्र के सम्मान के
साथ खिलवाड़ माना जाता था। लेकिन आज मुद्रा का अवमूल्यन आप देखिए 84-85 जो है क्रॉस कर रहा है $1 में। कभी यही जब 70 तक था तो नरेंद्र मोदी जी मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते थे कि उनके उम्र की तरह रुपया फिसलन हो रहा है, गिर रहा है रजत शर्मा के शो पर आज बड़ी ही बेशर्मी से कह दिया जाता है रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। भारत के रुपए की ताकत इस समय अफगानिस्तान से भी खराब है। अगर डॉलर मजबूत हो रहा है तो अफगानिस्तान से भी खराब स्थिति में भारत का रुपया है। भारत की आर्थिक स्वतंत्रता खतरे में, कर्ज, उसके बाद मुद्रा का अवमूल्यन दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर है कि भारत के जो बैंक्स हैं, राष्ट्रीय नेशनलाइज्ड बैंक, वो एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट को करीब 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज दे चुके हैं। पूरी दुनिया से जो कर्ज अडानी ने उठाया है उसमें करीब करीब 42 से 45% कर्ज भारत के नेशनलाइज बैंकों का है। यदि ये नेशनलाइज बैंक अडानी खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दे, और आप कहोगे ये तो एक तुक्के वाली सवाल है, तो आपने देखा ही है कि माल्या हो, नीरव मोदी हो, ये सब जितने कर्ज लेकर भागे थे ये 12-13 हजार करोड़ के कर्ज में थे। अडानी 2 लाख से ऊपर कर्ज ले चुके हैं। अगर एक व्यक्ति बैठ गया एक इंडस्ट्री तो भारत पूरी तरह से, भारत के बैंक चरमरा जाएंगे। तो भारतीय लोगों का आर्थिक जो हित है वो बहुत दांव पर लगा हुआ है। चौथी बात है कि टैक्सेस इतने बढ़ रहे हैं कि अब आपको पुरानी कार पर भी बेचोगे तो टैक्स ले लेगी सरकार, पॉपकॉर्न पर लेगी टैक्स, दूध दही पर कभी कंस ने टैक्स लगाए थे जिसके विरोध में श्री कृष्ण खड़े हो गए थे, भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए थे। और जब मथुरा से सब ब्रिज से सारे दूध दही जाते थे मथुरा कंस के लिए तो भगवान उसको फोड़ देते थे कृष्ण जी। वो एक बहुत बड़ा क्रांति था। कृष्ण जी का जो बचपन है वो एक बहुत बड़ा क्रांति था, क्योंकि दूध दही पर सबका अधिकार, उस पर टैक्स नहीं लग सकता, ये मैसेज उन्होंने दिया। आज दूध दही पर टैक्स लगा हुआ है, हर रोज आप पैक्ड दूध आप देखिए उस पर टैक्स लगा हुआ है। तो उसके बाद मिडिल क्लास को बिल्कुल ही लाचार कर दिया जा रहा है, हर चीज में टैक्स दे रहा है। अगर भारत का मिडिल क्लास 7 दिन तो 2 दिन छुट्टी मान लीजिए, तो 5 दिन अगर कमाता है तो वो 4 दिन सरकार के लिए कमाता है। स्थिति इतनी खराब है। भारत का जो निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग है उसे पूरी तरह से लाचार, अपंग, पंगु बना दिया गया है। 81 करोड़ 35 लाख लोग 2 वक्त के भोजन के लिए भी तरस रहे हैं, उनको मुफ्त भोजन दिया जा रहा है। मान लिया कोरोना में दिया प्रधानमंत्री जी, अच्छी बात है, लेकिन कोरोना के बाद तो जिस देश की 150 करोड़ की जनसंख्या में 81 करोड़ जनसंख्या 2 वक्त का भोजन के लिए सरकार पर आश्रित है, उस देश की अर्थव्यवस्था की जो हालात हैं उसके बारे में आप सोच सकते हैं। उसके बाद आप अगर देखिएगा तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, खासकर कॉर्पोरेट, बड़े कॉर्पोरेट, उनको लगातार टैक्स में छूट दिया जा रहा है, उनको लगातार सारी सुविधाएं दी जा रही है, देनी चाहिए। निवेश बढ़ता है, लेकिन ये निवेश किसका बढ़ रहा है? भारत में इस समय जो निवेश बढ़ा है पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा अरब का निवेश बढ़ा है, चाइना का निवेश बढ़ा है। भारत की एफडीआई में 80% के करीब तो अरब का निवेश है। यानी भारत की जो जनता है वो अरब का भी उपनिवेश बनने जा रही है, गुलाम बनने जा रही है। जो पैसा लगाएगा वो अपने हिसाब से डिक्टेट करेगा, ये सिंपल सा रूल है। और आपने देखा कि बीच लखनऊ में कितना बड़ा लुलु मॉल दिया गया है। आपने देखा कि कश्मीर 370 हटाने का एक नाटक हुआ, हटाया, उसको बैकडोर से लागू किया गया और अब वो अरब का निवेश वहां आ रहा है। वहां के केसर पर अरब का कब्जा है, वहां के पूरे कल्चर को अरब के जो मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, उसने कहा कि हम इसका प्रयास करेंगे कि कश्मीर का इस्लामिक कल्चर डिस्ट्रॉय न हो। तो एक तरह से भारत को अरब का, और आज चाइना हमारा ट्रेड पार्टनर नंबर 1 हो गया अमेरिका के बाद, और अमेरिका और चाइना में चलता है एक नंबर 1 नंबर 2। वो चाइना जिसने हमारे पिछले 4 साल से हिंदुओं के कैलाश मानसरोवर की यात्रा को रोक रखा है 2020 से, और उसने रास्ते में कैलाश मानसरोवर की यात्रा के रास्ते में मिसाइल बेस बना रखा है। वो भारत का लद्दाख हो, लेह हो, चीजों पे कब्जा करता जा रहा है।
लेकिन सरकार लाचार है, क्योंकि सरकार भारत में चाइना का पैसा लगा हुआ है और ज्यादातर गुजरात के व्यापारियों के साथ धंधे चल रहे हैं उसके, अंडानी के साथ। तो सरकार व्यापारियों के हित में, सरकार देश की संप्रभुता को भी ताक पर रखने को तैयार बैठी है। तो आर्थिक रूप से, जो मैं पहला पॉइंट ले रहा था, आर्थिक रूप से हम धीरे धीरे गुलाम की श्रेणी में बढ़ रहे हैं और इससे यदि मुक्ति नहीं पाई गई, स्वदेशी का नारा दिया गया, मेक इन इंडिया का नारा दिया गया, पता चला ओप्पो वीवो को वहां से ला के यहाँ मेक इन इंडिया में कस के और इसे ही अपनी सफलता बता दी गई। पैसे तो चाइना को ही जा रहे हैं, यहाँ असेंबलिंग को मेक इन इंडिया बता दिया गया। इतना बड़ा फ्रॉड किया गया हम लोगों के आंखों में धूल झोंक के। तो आर्थिक रूप से जो पहला प्रश्न था आपका, उस प्रश्न का मैं आर्थिक पहलू में रख रहा हूं कि आर्थिक रूप से भारत की जनता, जितना साल बीत रहा है, 24 में भी अगर आप देखें, अब आगे 25 आ गया, उसकी गुलामी लगातार बढ़ेगी। देश पे कर्जे बढ़ रहे हैं, टैक्स बढ़ रहे हैं, मुद्रा का अवमूल्यन बहुत तेजी से हो रहा है और अरब और चीन के जकड़न में हम फंस रहे हैं और अमेरिका का एक वैचारिक जकड़न अलग है, जिसके लिए सरकार बिछी पड़ी है। तो सरकार कब आंखें खोलती है ये देखना है और कब भारत की जनता को आर्थिक रूप से स्वतंत्रता मिलती है ये देखना है। तो आर्थिक रूप से तो हम पिछड़े हुए। अब अगर आप आंतरिक हाँ जी आपने बहुत अच्छा अवलोकन किया पूरे पॉइंट्स के साथ। आपने 4 मेन पॉइंट दिए ये दिखाने के लिए कि आर्थिक रूप से हम जकड़े जा रहे हैं। इसमें से मैं सिर्फ एक पॉइंट पकड़ूंगा, एक्चुअली दोनों लिंक्ड हैं। रुपी डेप्रिसिएशन, जो आपने बोला कि मुद्रा का डेप्रिसिएशन, ये सबसे मूल प्रश्न है। देखिए, किसी भी स्टेट में, किसी भी इकोनॉमी में जो मुद्रा होती है वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप कोई लेबर देखिए, वो लेबरर अपना पसीना बहाता है, या कृषक है वो अपना पसीना बहाता है, कुछ काम करता है और उसके काम के लिए उसे कुछ करेंसी मिलती है। वो करेंसी, उसका जो पसीना उसने लगाया है, उसका स्टोर ऑफ वैल्यू है। तो अगर करेंसी डेप्रिसिएशन हो रही है और इन्फ्लेशन हो रही है और जबरदस्त इन्फ्लेशन हो रही है, आप समझिए 10% पर ईयर इन्फ्लेशन हो रही है, तो इसका मतलब कि उसने जो अपना पसीना बहाया है और उसको स्टोर करके रखा है करेंसी में, और करेंसी को कहते हैं हम स्टोर ऑफ वैल्यू। वो सबसे इंपॉर्टेंट, करेंसी के 2 टास्क होते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर 10% इन्फ्लेशन हो रहा है या 20% इन्फ्लेशन हो रहा है, उसका मतलब कि उसकी जो पसीने की वैल्यू है हर साल 10% कम हुई जा रही है। और अगर आप रिच लोगों को देखें, वो तो अपने प्राइसेस इन्फ्लेशन के साथ बढ़ा देते हैं। वो तो अपनी कंपनी के जो भी उनकी प्रोडक्शन होती है उसके प्राइसेस बढ़ा देते हैं इन्फ्लेशन के साथ, तो वो बेनिफिट करते हैं इन्फ्लेशन से। और जो मिडिल क्लास के होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो निम्न मिडिल क्लास के होते हैं, सबसे भारी इंपैक्ट इन्फ्लेशन का उनको होता है। और इन्फ्लेशन और करेंसी डेप्रिसिएशन दोनों एकदम लिंक्ड है। अगर आप एक कॉइन लें, अगर आप एक कॉइन निकालें, उसका हेड और टेल, उसके दो पहलू हैं, उसके 2 साइड्स हैं। अगर करेंसी डेप्रिसिएशन होती है तो इन्फ्लेशन होगी ही होगी, और अगर इन्फ्लेशन होती है तो करेंसी डेप्रिशिएट करेगी करेगी। तो ये सबसे डेंजरस चीज है मेरे हिसाब से आगे के लिए, आगे कुछ सालों के लिए। पिछले कुछ सालों से रुपी बहुत जबरदस्त डेप्रिशिएट किया है और मुझे लगता है कि अभी इन्फ्लेशन भी पिकअप करेगी उसकी वजह से। तो ये बहुत आवश्यक है गवर्नमेंट के लिए, अगर मैं एक पॉलिसी सजेशन दूं, कि रुपी को डेप्रिशिएट ना करने दिया जाए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट उल्टा कर रही है। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था वित्त मंत्रालय में, वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे आए। आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, रिजर्व बैंक का गवर्नर शक्तिकांता दास, उनका टेन्योर एक्सटेंड नहीं किया गया। इससे पहले जो गवर्नर थे उनका नाम था उर्जित पटेल, और उससे पहले जो गवर्नर थे मेरे ख्याल से उनका नाम था विरल आचार्य। विरल आचार्य को इनफैक्ट मैं जानता हूं। तो ये दोनों, उर्जित पटेल एक पहले इनको विरल आचार्य नहीं अच्छे लगे तो फिर उर्जित पटेल को लेके आए। उससे पहले एक और थे, भूल गया मैं उनका नाम,
उर्जित पटेल चाहते थे कि करेंसी को स्ट्रांग बनाया जाए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। फाइनेंस मिनिस्ट्री ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री हमेशा, किसी भी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्ट्री ये हमेशा चाहेगी कि ग्रोथ हो, और सेंट्रल बैंक का एक काम होता है कि जैसे आपने बोला मुद्रा की वैल्यू बचा के रखना, वो सेंट्रल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो जो सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव होता है वो बाय डिजाइन ऑपोजिट होते हैं, होने भी चाहिए ऐसे, इसलिए सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट होता है। तो उर्जित पटेल ने बहुत चीजें की। उन्होंने कोशिश की कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, जिन लोगों ने लोन्स लिए हुए थे, जो गलत लोन्स थे, वो सब बाहर आए। ये सारा काम उर्जित पटेल ने किया, और वो करेंसी को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना चाहते थे। तो गवर्नमेंट उनसे बहुत दुखी थी। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने एक मीटिंग में उर्जित पटेल के बारे में बोला कि एक सांप है जो सारी की सारी खजाने पे वो अपना बैंड के अपना सर मार के बैठा हुआ है। ये मोदी ने उर्जित पटेल के बारे में बोला। एनीवे, उर्जित पटेल चले गए, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, बहुत अच्छे सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा चलो अभी हम एक आईएएस ऑफिसर को डालते हैं। तो शक्तिकांता दास को पकड़ा। शक्तिकांता दास आईएएस ऑफिसर है, मेरे ख्याल से गुजरात काडर के हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो एक आईएएस ऑफिसर है, उसको कंट्रोल करेंगे। तो जब शक्तिकांता दास आए और उन्होंने अपना कार्यभार संभाला और समझा, उन्होंने भी ये रियलाइज किया कि यार मेरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है कि मैं रुपये की वैल्यू बचा के रखूं, और मैं जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी इंटेग्रिटी बचा के रखूं। आरबीआई के यही दो काम है, रिजर्व बैंक के। तो उनके साथ भी फिर गवर्नमेंट का फिर नोकझोंक शुरू होगी। पीयूष गोयल ने उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट्स मेक की, निर्मला सीतारमन ने उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट मेक की, बहुत स्टेटमेंट्स की, और ये एक आईएएस ऑफिसर थे। पर जब वो आईएएस ऑफिसर बैठा और उसने अपना दिमाग लगाया और उसने देखा कि उसको क्या करना चाहिए, उसने रियलाइज किया कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है मुद्रा को कंट्रोल में रखना। तो उनको भी निकाल दिया। अभी एक दूसरे आईएएस ऑफिसर को डाला है, मेरे ख्याल से कोई मल्होत्रा या ऐसा कुछ है। ये सेंट्रल बैंक के गवर्नर इनका जो प्रीवियस जॉब था, ये रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। इनका काम था फाइनेंस मिनिस्ट्री में रेवेन्यू इकट्ठा करना, ये रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। इनको बना दिया गया है सेंट्रल बैंक गवर्नर। तो इससे मुझे बहुत चिंता है, और मुझे ये जो मुद्रा है इसकी बहुत चिंता है, दोनों इन्फ्लेशन और फॉरेन एक्सचेंज जो डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो मैं ये जरा आपको बोलना चाहता था। अच्छा जी ठीक बात है। दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हम सिक्योरिटी की बात करते थे, तो आर्थिक सिक्योरिटी में तो बहुत प्रॉब्लम है, और मुझे नहीं लगता कि 2025 में, इस साल में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत और बुरी होगी, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट कट्स आएंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री फोर्स करेगी सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट्स नीचे लेके आए, और उससे करेंसी डेप्रिशिएट और होगी और इन्फ्लेशन आएगी। अच्छा आप फिजिकली क्या सेफ फील करते हैं? इंटरनल सिक्योरिटी पे आ जाते हैं। मैं इंटरनल सिक्योरिटी पे आऊंगा। हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी पे आता हूं। तो इंटरनल सिक्योरिटी में मोदी सरकार ने एक रिकॉर्ड बनाया है दुनिया के इतिहास में, और भारत के खासकर इतिहास में। भारत का एक प्रदेश पिछले 1.5 साल से जल रहा है, और मोदी जी नीरो की तरह बांसुरी बजा रहे हैं। अभी मणिपुर की मैं बात कर रहा हूँ। मणिपुर के जो सीएम हैं बीरेन सिंह, जो एनडीए की यानी भाजपा से ही हैं, उन्होंने अभी इम्फाल, ईस्ट इम्फाल में जो अटैक हुआ है, फ्रेश वायलेशन हुआ है, उसको लेकर बयान दिया था कि ये नई तरह की हिंसा जो है हो रही है, और उसमें जो है इसमें कई सिविलियंस, सिक्योरिटी पर्सन सब जो है घायल हुए हैं, मारे गए हैं। कुकी मिलिटेंट्स को खुला छूट दिया गया है, खुला छूट। और ये कुकी मिलिटेंट्स को मदद मिलती है असम राइफल से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह लीजिए। असम राइफल गृह मंत्रालय के ही होल्ड में आता है, और वो मोदी जी के प्रिय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। कुकियों के प्रति इनकी क्या व्यवस्था है? यूरोप का दबाव है, क्योंकि कुकी क्रिश्चियन है, ये बात देखना चाहिए। क्या इनकी व्यवस्था है कि कुकियों को खुला छूट दिया है? पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक ही समुदाय है जो खुद को हिंदू कहता है, मैतेई हिंदू, उसको खत्म करने के लिए। ये मतलब भारत का सबसे फेलियर प्रधानमंत्री इंटरनल सिक्योरिटी में यदि कोई है तो
मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो पिछले 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है और उस पर उनका कोई ध्यान नहीं जा रहा है। उसके बाद अगर हम देखें दूसरे इस पर आते हैं तो कश्मीर पे आते हैं, नॉर्थ ईस्ट का जिधर कश्मीर आते हैं, बड़े बड़े दावे किए गए, 370 हटाने की बात की गई। हालांकि बैकडोर से एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट के जरिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के जरिए 370 को पुनः बहाल कर दिया गया भारतीयों के लिए। लेकिन कश्मीर में भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी पर्सन जो मारे गए हैं, जो बलिदान हुआ है, वो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल है। करीब 600 के करीब उनके पूरे कार्यकाल में सिक्योरिटी पर्सन का बलिदान हुआ है। और सबसे बड़ा उस जो है, इतने बड़े पैमाने पर हमारे सुरक्षा बलों को हानि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। ये नंबर सही नहीं लग रहा मुझे, इससे बहुत ज्यादा होगा। उनका जो मेरे पास कार्यकाल है, हर साल तो हमारे मिनिमम 100-200 तो होते ही हैं। आरटीआई से 578 का था और अभी मैं जोड़ता हूं तो 600 के आसपास जाता है। बाकी और मुझे ये नंबर बहुत गलत लग रहा है। बहुत कम लग रहा है। हाँ, तो 600 के करीब हमारे सिक्योरिटी पर्सन गए हैं, जिसमें पुलवामा से लेके, पुलवामा की आज तक जांच की फाइल नहीं सामने रखी गई। ये भारत के इतिहास में पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो इतने बड़े हमले पर अभी तक चुप्पी मारे बैठे हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली, कैसे सैनिकों के बीच में जो उनका कॉन्वॉय जा रहा था, उनके बीच में कोई घुस गया आतंकवादी और बारूद लेकर, आरडीएक्स लेकर और उड़ा दिया। कोई रिपोर्ट उनकी इस पर नहीं है। इनका जो तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ, तीसरा कार्यकाल शुरू होते ही बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने हमले किए और आतंकवादी का जो हमले का बेस है वो शिफ्ट हो गया कश्मीर घाटी से जम्मू की तरफ हुआ है। इसको बड़ी चालाकी से कश्मीर घाटी को सरकार द्वारा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आप मैरिज डेस्टिनेशन के लिए वो उसको करिए, प्लान कीजिए, टूरिज्म कीजिए। और हिंदू तो कहीं भी पागलों की तरह व्यवहार कर रहा है आज। तो टूरिज्म कश्मीर का बढ़ रहा है। उस टूरिज्म का पैसा उन जिहादी तत्वों को मिल रहा है और वो जिहादी तत्व कश्मीर तो खाली करा ही चुके हिंदुओं से, अब जम्मू खाली कराने पर लगे हुए। इसलिए सबसे ज्यादा तीसरे कार्यकाल में जम्मू को टारगेट किया गया, जम्मू के हिंदुओं को टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग की गई। और भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में हुई है। और 25 से 30 जो है हिंदू मारे गए हैं, लोग मारे गए हैं कश्मीर वैली में टारगेट किलिंग के जरिए। कोई भी आता है, कोई स्टूडेंट है जिहादी, उसको बंदूक पकड़ाता है, वो एक बिहार यूपी का खोमचा वाला उसको गोली मारता है, निकल के वो रिवॉल्वर किसी और को देता है और इस तरह से निकल जाता है। वहां का जो एनआईटी था उसमें हमने देखा कि स्टूडेंट को वहां से शिफ्ट करना पड़ा, वहां पढ़ने तक का माहौल नहीं है। लेकिन दावा है कि हमने पत्थरबाजों को सरपंच बना दिया, हमने ये किया। बहुत चालाकी से अरब के लिए उस कश्मीर वैली को शांत करके हिंदुओं के पैसे से उसको मजबूत करने का एक लंबा षड्यंत्र खेला गया। 370 हटाकर हिंदुओं की जो पूजनीय गाय माता है उसकी हत्या कश्मीर घाटी में बढ़ाई गई। आज कश्मीर पाकिस्तान, पीओके और अरब कंट्रियों को बीफ सप्लायर, सबसे बड़ा बीफ सप्लायर बनके उभर रहा है। अभी कुछ ट्रक पकड़ाए थे, आपको पंजाब से गाड़ी भर भर के गायें जा रही है वहां काटने के लिए। उत्तर प्रदेश से जो है ट्रक भर भर के गायें जा रही है वहां काटने के लिए। हरियाणा से जा रही है। क्यों? क्योंकि वो जहां रणवीर पीनल कोड लागू था, जहां एक भी गाय नहीं कट सकती थी, उसमें कानूनी रूप से गाय को काटने की अनुमति दे दी गई। और अब वो वहां तो कोई आपको सिक्योरिटी का सारा वहीं से खेल हो रहा है, वहां छापा मारने का कोई सवाल नहीं है। क्योंकि पहले जब हिंदू इस पे छापा मारते थे, रिपोर्ट दिखाते थे, तो कम से कम रिपोर्ट नहीं लिखा जाता था तो हिंदुओं को हरास नहीं किया जाता था। लेकिन अब जो हिंदू जाते हैं रिपोर्ट लिखाने तो कहा जाता है ये तो कानूनी है, तुम इस मुस्लिम को हरास कर रहे हो, और हिंदू को जेल में डाल दिया जाता है। मोदी जी की ये कृपा हुई है वहां पर, और जिसके कारण एक बड़ा बीफ सेंटर के रूप में भी उभर रहा है कश्मीर। और नहीं भूलना चाहिए, जो अभी मैंने पहले कहा कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि कश्मीर के इस्लामिक कल्चर को हम बनाए रखें, ये हमारा प्रयास है। एक सऊदी अरब हमारे देश के मामले में इंटरफेयर कर रहा है। तो इंटरनल सिक्योरिटी पे दूसरा। तीसरा,
इस देश में इंटरनल सिक्योरिटी पर हिंदुओं को अपने पर्व त्योहार मनाने की अनुमति लगभग खत्म हो चुकी है। हिंदू जहां भी पर्व त्योहार मनाता है घुसकर जिहादी मारते हैं। उत्तर प्रदेश का योगी जी का इलाका लखनऊ, अभी गणपति बप्पा में घर में जो गणपति बैठाए थे वहां घुसकर जिहादी ने हिंदुओं को मारा। ये भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद कभी नहीं हुआ कि मुस्लिम घर में घुस के तुम पूजा कर रहे हो इसलिए हम मारेंगे, वहां मारा। दिल्ली में ये हम महावीर जयंती, रामनवमी जयंती जो भी है शोभा यात्रा निकालते हैं उस पर पथराव होता है। गुजरात में जहां पर 30 साल से यही है वहां पथराव होता है, वहां हिंदुओं को पकड़कर ही जेल में डाला जा रहा है। तो हिंदुओं का इनडायरेक्टली पर्व त्योहार मनाना भी अब मुश्किल हो गया है, शोभा यात्रा मनाना भी मुश्किल हो गया है। कहीं भी उनके शोभा यात्रा पर पथराव आरंभ हो जाता है। चौथी बात, हिंदुओं के ये जो वुल्फ अटैक है हिंदुओं पे बढ़ा है, वो पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा की थी। वुल्फ अटैक बढ़ा है, कोई भी आपके बगल का खड़ा वो आपका गला रेत देगा। पहले ये नहीं होता था। पहले ये कहा जाता है भाजपा समर्थकों की तरफ से मोदी जी के कारण बम विस्फोट नहीं हो रहे, शहरों में बम विस्फोट नहीं हो रहे। मनमोहन सरकार में बहुत होते थे, बिल्कुल होते थे, आतंकवादी हमले भी हुए थे, बम विस्फोट भी हुए थे। पर उसके दो पहलू को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आतंकवादी हमले होते थे उसमें कभी न कभी संघियों के नाम आते थे, और संघियों के नाम जो देते थे वो लोग भारतीय जनता पार्टी में 14 के बाद शामिल हुए, चाहे वो आर.के. सिंह हो, चाहे वो आर.एस.एन. सिंह हो, चाहे वो प्रमोद कृष्णम हो, चाहे वो आपको दूसरे ये आपको कृपाशंकर सिंह हो। ये सब अगर आप देखेंगे जिन लोगों ने भी संघ पे हिंदुओं पे आरोप लगाए वो सब भाजपा के आंखों के तारे बने। और आर.के. सिंह ने तो बम विस्फोट में 10 संघियों के नाम, जब वो गृह सचिव थे मनमोहन सरकार में, 10 संघियों के बम विस्फोटक करने वाले आतंकवादियों के ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी किया था। अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वो आर.के. सिंह मोदी सरकार में आरा से सांसद रहे, उनको राज्य मंत्री से लेकर प्रमोट करके मंत्री बनाया गया। तो उस पहलू को नहीं भूलना चाहिए कि इस बम विस्फोट में संघ की भूमिका संदिग्ध थी। खुद जी की रिपोर्ट है, कोर्ट के अंदर ये बात आया। संघ प्रमुख मोहन, जो अभी प्रमुख हैं, तब सचिव थे या महासचिव थे, मोहन भागवत इंद्रेश कुमार का आईएसआई के साथ लिंक होने का नाम आया कि उसका उस समय विस्फोट में। और ये बात जिस प्रमोद कृष्णम के आश्रम का उद्घाटन किया मोदी जी ने, उस आश्रम में बैठकर इसकी पूरी प्लानिंग हुई थी, मोहन भागवत आदि का, तो वो नाम। तो पहला पॉइंट तो ये नहीं बोलना चाहिए कि ये विपक्ष में थे और इनके नाम बार बार आ रहे थे आतंकवादी घटनाओं में संघियों के। और चलिए कहते हैं कांग्रेस ने आरोप लगाया, पर जो आरोप लगाया वो तो भाजपा की आंखों के तारे हुए। भाजपा ने अपने मंत्रालय में लिया, मंत्री बनाए, पावरफुल मंत्री बनाए। तो यही माना जाएगा कि वो कहीं ना कहीं बम विस्फोट आदि के जरिए हिंदुओं को जो डराने का षड्यंत्र हुआ, जिससे लोग डर कर भाजपा की तरफ गए, उसका इनाम आर.के. सिंह आदि को दिया गया, ये साफ है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि बम विस्फोट जो रुका है उसकी एक बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं बम विस्फोट में संघ के लोगों की संदिग्ध भूमिका थी। कई लोग जेल गए थे और काफी कुछ कोर्ट में एसआईटी रिपोर्ट में सब में आया, और जिन लोगों ने आरोप लगाया वो भाजपा द्वारा सम्मानित किए गए। तो पहली बात तो ये है बम विस्फोट का। दूसरी बात है कि बम विस्फोट में यदि हम मुंबई के टेरर अटैक को भी देखें तो 200-250 लोग मरे थे, लेकिन आज वुल्फ अटैक में 1000 से ऊपर हिंदू मारे जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गला काट के, गोली मार के, जलाकर, लाशों को काटकर 1000 से ऊपर हिंदू मर चुके हैं, जो किसी बम विस्फोट में, किसी मुंबई अटैक में भी उतने नहीं मरे थे। तो मरने वाले हिंदुओं की संख्या मोदी जी के कार्यकाल में ज्यादा है बनिस्बत मनमोहन सिंह के। तो इंटरनल सिक्योरिटी के स्तर पे ये एक बड़ा फेलियर है, और फेलियर ही नहीं है, आम हिंदुओं का जीवन बड़ा ही डर में है। इंटरनल सिक्योरिटी के स्तर पर मैं कहूं कि 2014-13 में तक 200 रोहिंग्याओं की एंट्री हुई थी भारत में, जम्मू में। लेकिन पिछले 10 साल में मोदी जी के कार्यकाल में करीब 40,000 रोहिंग्या घुस चुके हैं, और वो रोहिंग्या सब जगह इस मोदी सरकार द्वारा बसाया जा रहे हैं। खुद मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी का बयान है, ट्वीट है, कि उन्होंने दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्याओं को न सिर्फ बसाया बल्कि सिक्योरिटी दी। खुद भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के विधायक का बयान है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का 70% रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिया गया है। इंटरनल सिक्योरिटी में अगर आप देखें तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को उनके देश, मूल देश
भेजने में मोदी सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। कांग्रेस के 2003-4 से 13 तक के कार्यकाल में जहां 80 से 88,000 घुसपैठिए इस देश से उनके मूल देश भेजे गए, वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में ये संख्या 3,000 से भी नीचे है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में ये एक बड़ा फेलियर है, जिससे साफ दिख रहा है कि इस सरकार की मंशा मणिपुर से लेकर और आपको दिल्ली तक, दिल्ली दंगे करीब 5,000 दंगे हो चुके हैं। 8 साल में ही 3400 दंगे सरकार ने स्वीकारे थे, अब तो वो आरटीआई से जवाब भी नहीं देती। 5,000 से अधिक सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। इस देश में भय का माहौल है पूरा पूरा, और वो साफ साफ दिखता है। तो इतना बड़ा सिक्योरिटी लिप्स आज तक के इतिहास में किसी सरकार में नहीं हुआ, लेकिन चूंकि मीडिया विज्ञापन के बोझ से दबी हुई है, इसलिए ये सारा रिपोर्ट नहीं करती है, लेकिन अखबारों में आज भी रिपोर्ट होता है। और यदि आप ध्यान से अखबारों की रिपोर्टिंग दें तो ये सारे आंकड़े आपको दिखने लगेंगे। तो आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर भी मोदी सरकार ने आम भारतीयों, खासकर हिंदुओं का जीवन बहुत ही दुश्वार बना दिया है, और घर से बाहर निकलने में हिंदू आज भी डरता है। क्या पता उसका कोई पड़ोसी उसका गला तो न काट दे, कोई जिहादी पड़ोसी, क्योंकि कौन अब कब किसको मार देगा। बम विस्फोट में तो सामूहिक रूप से एक मौत हो जाती थी, यहाँ तो कम कौन किसका गला काटेगा। और एक बड़ी बात, गला काटने वाले भाजपा के और संघ के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मेंबर निकलते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिए आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर भी मोदी सरकार एक तरह से हिंदुओं के दिल में डर निकालने की जगह डर पैदा करने वाले कार्यकाल के रूप में ही वो जानी जाएगी। संदीप जी, मैं ये कहूंगा कि मोदी सरकार हिंदुओं के दिल में डर पैदा करने के लिए और जिहादियों के दिल से डर निकालने के लिए जानी जाएगी। आपने बोला कि अभी डर लगता है कि घर से निकलें तो कोई गला रेत दे। आपने खुद दर्शाया कि एक्चुअली घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप घर में बैठ के भी अपना काम कर रहे हो, घर के अंदर अपनी पूजा कर रहे हो, तब भी जिहादी अंदर आ जाते हैं, तब भी मारपीट हो जाती है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं, बड़ा भयावह इंसिडेंट है। मैं उसको चैनल पे दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा 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 दिल एकदम फ्रीज हो जाता है वो दिखाने के लिए। एक 4 साल का बच्चा था, हिंदू बच्चा, अभी पिछले 2-3 हफ्ते की बात है। चारबाग लखनऊ में रेलवे स्टेशन में एक मुस्लिम आता है, उसको चॉकलेट या किसी चीज, लड़का था, उसको चॉकलेट या किसी चीज देने के उसको ले जाता है। उसकी फोटोग्राफ है कि लड़का उसके बच्चा उसके कंधे पे चढ़ा हुआ है, उसकी फोटोग्राफ है। और एक वेयर हाउस में जाता है, उस बेचारे लड़के का रेप करता है और रेप करके उसको लड़के को मार देता है। और फिर बयान देता है, ऑफिशियल बयान देता है कि मैंने इसको इसलिए मारा क्योंकि ये हिंदू था, अगर मुस्लिम होता तो मैं इसको छोड़ देता। ये पहले ऐसा नहीं होता था, इतना हिम्मत नहीं होती थी उन लोगों में। मैंने खुद देखा है सोसाइटियों में जहां की एक जिहादी दूर दूर तक नहीं होता था, आज वो सोसाइटी में घूम रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। तो ये इतना भयावह इंसिडेंट था कि एक 4 साल के बच्चे का एक लड़के का रेप किया और फिर उसको मार दिया क्योंकि वो हिंदू था। और ये इंसिडेंट्स मैं हर ऑलमोस्ट एवरी डे देख रहा हूं आजकल। हर दिन कोई ना कोई इंसिडेंट होता है कि किसी छोटी सी बच्ची को उठा लिया गया हो, और अभी वो लड़का हो या लड़की, कोई उसमें डिफरेंशिएशन नहीं हो रही है। वो लड़के का भी रेप करते हैं, लड़की का भी रेप करते हैं। अभी केसेस आए थे कि एक छोटा सा बच्चा लड़का खेल रहा था, किसी कोई मुस्लिम आया, उसको सर्कमसाइज कर दिया बेचारे बच्चे को। तो ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, और मुझे लगता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मोदी सरकार ने तृप्तिकरण किया, और तृप्तिकरण किया है। और नंबर 1, पिछले 5 साल से जब भी कोई इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन आई, वो पीछे हटे। और आपने और मैंने अलग अलग चैनलों पे पिछले 3-4 साल में इसका अवलोकन किया है। हम 3-4 साल से कह रहे हैं कि, या 5 साल से ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि देखो, आपने शाहीन बाग होने दिया, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। आपने सिंगू बॉर्डर पर खालिस्तानियों को, लोगों को मर्डर करने दिया, उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं अभी। आपने तृप्तिकरण किया, उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं।
तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी 2025 शुरू हो गया, तो आपको लगता है कि सिचुएशन इंप्रूव होगी या और खराब होगी? नहीं, इंप्रूव क्यों होगी जब इसी से इनको वोट मिलता है, इसी से हिंदू इन पर नाचता है कि मेरा गला काटो लेकिन मैं तुम्हें वोट दूंगा। कोई इंप्रूव क्यों करेगा, क्यों अपने वोट में लात मारेगा? वो तो संभव ही नहीं है। और वैसे भी ये करने से उनका एक जो है एक पूरा दक्षिण पंथियों का, आरएसएस संघियों का एक पूरा ग्रुप जो है इसको हिंदुओं को भय में दिखाकर भाजपा के लिए वोट मांगता है। तो जितना हिंदू मरेगा, जितना हिंदू डरेगा, उतना भाजपा को वोट करेगा। तो वो क्यों इम्प्रोवाइज करें, किस लिए करना चाहिए? तो अगर हम यही डिस्कशन अगले साल करें 2026 में या 2025 के एंड में करें, तो सिचुएशन आपको लगता है कि वर्सन हो चुकी होगी? हाँ, कमोबेश ये या इससे भी खराब सुधारने की वजह, क्योंकि सुधार के आप जीत रहे हो, आप मशीन से भले जीत रहे हो, चाहे आप मशीन को आप डाटा नहीं देने के लिए कानून बनाते हो, ये अलग बात है कि आप चुनाव जीतने के बाद जो डाटा आम जनता को मिलना चाहिए, ये हमेशा से राइट है, हमने वोट दिया है, उसको भी दबाने के लिए आप कानून बनाकर ले आए हो। लेकिन आप ओवरऑल जीत रहे हो और हिंदू जितना मर रहा है उतना आपको वोट मिल रहा है, वो क्यों करना चाहिए? ओवरऑल आज के लोकतंत्र में तो चुनावी जीत ही महत्वपूर्ण है। तो जब हिंदुओं की मौत पे नरेंद्र मोदी जी को वोट मिल जाता है, भाजपा को वोट मिल जाता है, कन्हैया की मौत पे कन्हैया को मारने वाली पार्टी को वोट मिल गया राजस्थान में। कन्हैया को मारा रियाज अत्तारी ने। रियाज अत्तारी भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा का सदस्य, आया कहां से? संघ के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से। जब सत्ता मिल जाती हो तो एक दो कन्हैया और मरे, तो इंप्रूव क्यों होना चाहिए? यहाँ तो चुनाव जीतना ही फंडा है, तो क्यों होना चाहिए, मेरा मानना है। संदीप जी, सेंसस कब होगा? अब इसका मुझे तो ये पता नहीं है, क्योंकि अभी तो ये जातियों का खेल खेलने में लगे हुए हैं और जातियों के खेल में हर पार्टी इन्वॉल्व है। जातियों का खेल शुरू ही भाजपाई संघियों द्वारा मंडल कमीशन के जरिए किया गया, जब जनसंघ के सपोर्ट से मोरारजी देसाई की सरकार बनी, 90 सांसद थे जनसंघ के, अटल अडवाणी मंत्री थे, तब मंडल कमीशन बनी। और जब भाजपा ने बीपी सिंह को सपोर्ट किया तो मंडल कमीशन लागू हुआ, एससी एक्ट लागू हुआ। और जब हिंदुओं ने बड़ी संख्या में वोट किया, मोदी जी को बहुमत दिलाया, तो SC/ST एक्ट और मजबूत हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटे गए, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया और जगह जगह अपने मंत्रियों को बताया गया कि हम मंत्री भी जाति के आधार पर चुनते हैं। हर जगह जाति, पेरियार की पूजा, फूलेबाई की पूजा, अंबेडकर एक नए गॉड खड़े किए गए, अंबेडकर के इर्द गिर्द तीर्थ विकसित किया गया। तो ये जो जातियों का पूरा खेल है, ये जब तक खेल इनके कंट्रोल में है तब तक सेंसस नहीं होना है, क्यों करना है? और जब तक अब ये कंट्रोल से जब बाहर होगा तो ये होगा, और सारी पार्टियां उसी लाइन पे चल ही रही है। तो अभी तक तो 21 का ही अभी तक कुछ आंकड़े नहीं है, आगे होगा नहीं होगा भगवान जाने। अच्छा, ये मैं क्यों करना जब जीत ही रहा हो, जीत का मशीन ही बन चुका हो, तो कोई नया प्रयोग क्यों करना? इसी प्रयोग से जीत मिल रही है। तो अभी हिंदू क्या करे अपने आप को बचाने के लिए? हिंदू जागरूक बने, ये बहुत जरूरी है। किसी भी समय एक भी चंद्रगुप्त को जागरूक बनाया था चाणक्य ने। बिना जागृति के हिंदुओं का गला कोई भी आकर काटेगा, कोई भी उसको अपने पीछे ले जाएगा। हिंदू की जागृति बहुत जरूरी है, और ये काम हमारा था, यानी मीडिया का था, और मीडिया ये काम करती थी, लेकिन मीडिया 10,000 करोड़ लेकर अब बैठ गई है, तो वो नहीं करेगी। तो हिंदू के जितने भी आइडियोलॉग हैं, विचारक हैं, उनका काम है वो सच बोलें, सरकार की पॉलिसी जनता के बीच ले जाएं। और हिंदू मुस्लिम किसी के इस्लामिक किताब में क्या लिखा है, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। सबकी किताबों में कुछ ना कुछ लिखा है, मेरा वास्ता है कि उसको मजबूत कौन कर रहा है। वो जो हिंदुओं का खून पी रहा है उसको योजना से मजबूत कौन कर रहा है, उसको एक्सपोज करना जरूरी है। जनता को भरमाया जाता है उनकी किताबों में, जिस किताब को बदलवाने की औकात प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, उस पर बहस करके क्या आप हासिल करना चाहते हैं? ये जो वो सिर्फ बहस इसलिए करवाया जा रहा है कि हिंदू डरेगा, भय करेगा तो भाजपा को वोट करेगा। लेकिन जिसको आप बदलवा सकते हैं, आप ये बदलवा सकते हैं कि सच्चर कमेटी रद्द हो,
आप ये बदलवा सकते हैं कि अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को अधिकार ना मिले, वो ऑलरेडी 25% हो चुके हैं, उस पे बात ही नहीं करता हिंदू। हिंदू बात करेगा कुरान पर, हदीस पर, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं। किसी वो नाक रगड़ जाएगा, उसका बाप भी आएगा तो भी नहीं बदलवा पाएगा उसको। सुप्रीम कोर्ट का जज उल्टा लटक जाएगा कराई में तो भी नहीं बदलवा पाएगा। तो आप क्या दिखाते हो कि आप सिर्फ डर दिखाकर और आप फिर वोट जो है भाजपा को दिलवाने के लिए ये यूट्यूबर्स लगे हुए हैं, ये संघी लगे हैं, संघी विचारक लगे हैं। कोई संघी विचारक यूट्यूबर उस योजना को क्यों नहीं एक्सपोज करता जिससे उस किताब वाले को मजबूत किया जा रहा है, जिससे उसको गला काटने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे उसको भारत के 40-42% संसाधनों पे अधिकार दिया जा रहा है। तो जब तक इस मामले में हिंदुओं को जागरूक नहीं किया जाता, हिंदुओं की स्थिति खराब रहेगी और हिंदुओं की स्थिति सुधरने की संभावना मुझे कम है, क्योंकि जो जगेगा वो बचेगा, जो सोया रहेगा वो ऑलरेडी सोए को तो कोई नहीं बचा सकता है, तो उसको हम और आप क्या बचाएंगे, या कोई और क्या कौन बचा लेंगे? भगवान भी नहीं बचा सकते सोए को। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, आपने सच्चर कमेटी की बात की, माननीय मोदी जी रिकॉर्ड पे हैं कि सच्चर कमेटी मैंने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दी, ये रिकॉर्ड पे है वो। तो सच्चर कमेटी को इम्प्लीमेंट करने वाले तो मोदी सबसे आगे, तो उस पे क्यों लड़ेंगे? अच्छा, पूरे 72 प्रावधान सच्चर कमेटी के 72 के 72 मोदी ने सिर्फ लागू नहीं किए, सबसे ज्यादा मजबूती से लागू किया है। मनमोहन सिंह कर नहीं पाए, सिर्फ बोले तो उनको इतना बदनामी मिल गई, सिर्फ कमेटी गठित किया तो बदनामी मिल गई। इन्होंने 72 के 72 लागू कर दिए। हिंदुओं के तो बच्चों का हक छीन लिया पूरा, और आज IAS IPS में उनको भर रहे हैं, जज बनाने में उनको भर रहे हैं, सरकारी नौकरी में उनको भर रहे हैं, हिंदुओं को जाति में उलझा दिया और हिंदुओं का आरक्षण मुस्लिम और ईसाइयों को दे रहे हैं। ये तो अपने मुंह से कह चुके हैं, लेकिन चुनाव में झूठ बोलते हैं कि ये मुसलमानों का आरक्षण कांग्रेस दे रही है। आज गुजरात में तुम 70 मुस्लिम जातियों को तुमने खुद ही दिया है भाई। आंध्र प्रदेश में आज आपकी सरकार है, चंद्रबाबू नायडू के साथ 4% मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हो। इतना झूठ, तो हिंदुओं को जगाना जरूरी है, वरना उस झूठ से अगर नहीं निकला तो उसको कोई नहीं बचा सकता। वो मरने वालों को आप कहाँ बचा पाएंगे? वो तो हमेशा दुनिया में ये रीत रही है कि जो सोना चाहता है उसको कोई नहीं उठा सकता है। हाँ, बट समस्या ये भी है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका ये कार्य था, जो ये कर सकती थी, जिसको करना चाहिए था, वो है RSS। इतनी विशाल ऑर्गेनाइजेशन, इतनी फैली हुई, इतनी शाखाएं, करोड़ों शाखाएं, या जो भी हो, लाखों शाखाएं, ये उनका काम था कि ये सच्चाई लोगों तक पहुंचाना। वो तो उल्टा कर रहे हैं, वो तो उल्टा कर रहे हैं। नहीं, उनका काम नहीं था, ये हम लोग मान के बैठे थे। उनका काम था, प्रो मुस्लिम अप्रोच था उनका। आज स्वतंत्रता के बाद से ही आड़ जो है उन्होंने लिया हिंदू का। एक पुरानी कहानी नानी सुनाती थी हमारी कि एक भेड़िया था, वो गांव में गया और जो धोबी था, वो धोबी ने नाद में वो जो कपड़े रंगता था, रंगरेज, वो अलग अलग कलर रखे हुए था, और वो भेड़िया उसमें गिरा, अलग अलग कलर का हो गया। जब वो जंगल में गया तो दूसरे जानवरों ने सोचा ये तो कोई इनका देवता आया है, ये तो इस तरह का कोई मिलता नहीं। सारे जानवर दंडवत हो गए। शेर तक शिकार करके लाता और उसको भेड़िया के आगे प्रस्तुत करता खाने के लिए कि देवता है। भेड़िया बड़ा गर्व से रहने लगा। एक दिन बारिश आ गई, और बारिश ऐसी आई कि भेड़िया के जो कलर था वो छूट गया, और जब छूट गया तो सबने देखा। शेर को बड़ा गुस्सा आया कि मैं इसके लिए शिकार करता था, शेर ने उसको फाड़ के खत्म कर दिया। जब तक हिंदुओं के दिमाग में ये बारिश नहीं आएगी ज्ञान की, हिंदू मरता रहेगा। उसके लिए हमें बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता है। सबको हम नहीं बचा सकते। बचेगा वो जो धर्म के रास्ते पे है, जो नेता को अपना गॉड बना लिया, जो संस्था को गॉड बना लिया, जो पार्टी को गॉड बना लिया है, उसको बचाने की जवाबदेही हम सब पे नहीं है। वो खुद ही मरेगा। नाम से हिंदू होने से क्या होता है? वो तो नास्तिक है। संघ नास्तिक संगठन है, जो धर्म नहीं मानता, जो मंदिर नहीं मानता, जो विग्रह नहीं मानता, जो अवतार नहीं मानता, जो वेद नहीं मानता, वो तो नास्तिक संगठन। अब नास्तिक संगठनों को भी हम हिंदू मान के बचाएंगे तो हमारा ही अहित होना है भविष्य में। तो जैसे जिहादी जितने खतरनाक है हिंदुओं के लिए, उतना ही संघी खतरनाक है, बल्कि उससे ज्यादा खतरनाक है। जिहादियों ने कभी भी, आप देखेंगे कि आपके मनुस्मृति को, आपके रामचरितमानस को फाड़ के जलाया नहीं है। अगर आपको इतिहास में, मतलब इधर पिछले 20-25 साल में आपको दिखेगा नहीं कि ये इन्होंने किया हो।
लेकिन ये संघी तो ये करते हैं, जो रामचरितमानस जलाता है उसको भाजपा पार्टी में लेती है, जो मनुस्मृति जलाया उसको गॉड घोषित कर दिया, 5 तीर्थ घोषित कर दिए। तो ये जिहादियों से भी खतरनाक है। जिहादियों के बारे में आप जानते तो कि ये मेरा शत्रु है, इसको आप हिंदू बन के घर में लाओगे और आपके घर को ये वातावरण दूषित करेगा, आपके घर के माहौल को ये खराब करेगा और घर से धर्म सोख लेगा। तो जब तक हिंदू ये नहीं सीखता, जो सीख जाएगा वो बच जाएगा, जो नहीं समझ पाएगा वो मरेगा। और ये सदा से रहा है, कोई नई बात नहीं है। एक ही राणा प्रताप रहे हैं, जो जागृत रहा वो एक ही का नाम, बाकियों का कितनों का नाम हम जानते हैं। एक ही शिवाजी थे, एक ही ताराबाई थी, एक ही हरिहर बुक्का थे। गिने चुने लोग ही होते हैं जो इतिहास बनाते हैं। भेड़ों के बल पे इतिहास नहीं बनता। तो ये हिंदू, आप इन भेड़ों के लिए आप चिंता ना करें, धर्मो रक्षति रक्षता वाले ही बचेंगे। जो सरकारी हिंदू हैं, जो अब्बाची हिंदू हैं, जो संघी हिंदू हैं, जो नागपुरी तंत्र हैं, वो हिंदू नहीं है मेरी नजर में। अब वो मरते हैं या जीते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है।